हिंदी भाषा शिक्षण में इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना बनानी है। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप उस वीडियो को देखकर व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाएगा तो आप आराम से उसकी पाठ्य योजना बना पाएंगे, क्योंकि हिंदी में जब हम पाठ्य योजना की बात करते हैं ना, तो गद्य की अलग तरीके से बनती है, पद्य की अलग बनती है, व्याकरण की अलग बनती है। और जब आपको उन तीनों के तरीके के बारे में पता चल जाएगा ना कि किस तरह से व्याकरण का बनाना है, पद्य का बनाना है, गद्य का बनाना है, तो आराम से आप सारी पाठ्य योजनाएं बना सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने व्याकरण की बात की थी, तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो व्याकरण का कोई भी आप टॉपिक उठा लो, आप उस पर आराम से पाठ्य योजना बना पाओगे। इसी तरीके से जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जब हम हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो गद्य का कोई भी अध्याय आए आपके सामने, चाहे कक्षा 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, उसकी पाठ्य योजना आप आराम से बना लेंगे। ठीक है। तो देखिए, गद्य की पाठ्य योजना में हमने कक्षा 6 में हिंदी जो आपका विषय है, पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, मल्हार, उसमें हमने कौन सा अध्याय लिया है, गोल। ठीक है। तो गोल में किसकी बात की गई है, मेजर ध्यानचंद्र की बात की गई है। ठीक है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो हम अब इस पाठ्य योजना को, हमें गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनानी है, तो उसके सबसे पहले हम चरण देखते हैं, तरीके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सामान्य जानकारी। ठीक है। तो सामान्य जानकारी में कक्षा 6 विषय हिंदी लेंगे, वो विषय अध्याय क्या है, गोल है। दिनांक, जिस तारीख को आप कक्षा में पाठ्य योजना प्रस्तुत करेंगे, कालांश मतलब पीरियड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा। और समय अवधि मतलब उस पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, 30 मिनट है, 35 मिनट है, 40 मिनट है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य की। तो देखिए, जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं ना हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में आप गद्य का कोई भी अध्याय लेंगे तो सबका सामान्य उद्देश्य एक जैसा ही रहेगा। यही 5 जो सामान्य उद्देश्य है गद्य के किसी भी अध्याय में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं वहां पे दो ही चीज होती है, या तो गद्य होता है या तो पद्य होता है। ठीक है। तो जब हम पद्य की बात करते हैं तो कविता, दोहा और सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जो छंदबद्ध या लयबद्ध होती है। और जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में क्या आता है, इसमें निबंध आ गया, कहानी आ गई, ठीक है, संस्मरण हो गया, नाटक आ गया, तो ये सब किसका, उपन्यास है, ठीक है, जीवनी है, तो ये सब किसका हिस्सा है, गद्य का। तो आप कोई भी गद्य का अध्याय ले लेंगे, चाहे कक्षा 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, सब में सामान्य उद्देश्य जो ये 5 है यही रहेंगे, आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि जब बच्चा पूरे विषय को पढ़ता है, हिंदी विषय को पढ़ता है, तो विषय को पढ़ने के बाद बच्चा विषय के बारे में क्या क्या जानता है, क्या क्या समझता है। जैसे सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि विकसित करना, गद्य का शुद्ध एवं प्रभावपूर्ण वाचन कराना, जो भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकसित करना। कई बार देखिए, जब स्कूल इंटर्नशिप में जब आखिर में आपका वाइवा होता है ना, तो वाइवा में भी जो वाइवा लेने वाला आपसे पूछ लेता है कि अच्छा हिंदी भाषा के समान उद्देश्य बताओ। तो ये पूरे विषय के होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं ना, तो विशिष्ट उद्देश्य पूरे विषय के नहीं होते बल्कि हर अध्याय के होते हैं। जैसे मान लो हम कक्षा 6 की बात कर रहे हैं, मल्हार, ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो पूरे विषय की जो हम देखते हैं, जो सामान्य उद्देश्य तो एक जैसे रहेंगे, गद्य में जितने भी हैं सब में एक जैसे रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में टोटल 20 अध्याय हैं, तो हर अध्याय का अपना एक अलग विशिष्ट उद्देश्य होगा। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य वो सारे उद्देश्य होते हैं जब हम किसी अध्याय को बच्चों को पढ़ाएं, तो पढ़ाने के बाद बच्चों को उस अध्याय के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं कि हम बच्चों को विषय अध्याय के बारे में क्या क्या समझा रहे हैं। और सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि जब बच्चा पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ लेगा, पूरा विषय बच्चा जब पढ़ लेगा, तो उसके बाद बच्चों को क्या पता चलेगा। ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य का दायरा बड़ा होता है, ये पूरे विषय को कवर करता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य एक अध्याय को कवर करता है। कई बार इस तरह के अंतर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक होता है कि जब बच्चा, आप बच्चे को जैसे एक गोल अध्याय इसको पढ़ाओगे, तो अध्याय के बारे में बच्चे को क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होंगे, क्या बच्चा जानेगा, क्या उसकी बेसिक जानकारी होगी। फिर बोधात्मक, जब अध्याय को बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लेगा तो उसको क्या इसके बारे में समझ होगी, अध्याय के बारे में। ठीक है।
अलग अलग जो पात्र हैं उनके उनके चरित्र का वर्णन कर सकेगा, उनमें अंतर कर सकेगा, और अध्याय में जो मेन 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 मुख्य मुख्य बातें हैं उसको वर्णन कर पाएगा। ठीक है, निर्णय ले पाएगा, सारांश दे पाएगा अध्याय का। तो ये चीजें कब होगी? जब बच्चा अध्याय को अच्छे से पढ़ेगा, उसके बारे में बच्चों को बोध होगा, उसके बारे में बच्चों की समझ होगी। तो इस तरह की समझ विकसित करना किस में आता है? बोधात्मक उद्देश्य में। और प्रयोगात्मक उद्देश्य में क्या है कि जब बच्चा अध्याय को अच्छी तरीके से जानेगा, समझेगा, तो उसको किस तरह से उस जानकारी को अपने जीवन में उसका प्रयोग करेगा, तो प्रयोगात्मक। और कौशल की बात करते हैं तो इससे बच्चों में किस तरह के कौशल विकसित होंगे? हिंदी भाषा में हम 4 कौशल की बात करते हैं: श्रवण, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। तो आपको यही कौशल में आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना। कौशल में आप यही लिख सकते हैं कि बच्चों के श्रवण, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य होते हैं। तो हिंदी में कौशलात्मक उद्देश्य जो है वो पहले से कि इन चारों ही कौशल को विकसित करना है। तो अब बात आती है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो अक्सर हमें गलती कहाँ होती है कि जब हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक लेते हैं तो ये उद्देश्य हम कैसे लिखें? तो इसके लिए जो है ब्लूम्स का एक चार्ट आता है। ठीक है, इस चार्ट में जैसे ज्ञानात्मक की हम देखते हैं तो आपको इसमें कुछ आपके ये शब्द दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड दिख रहे हैं, तो ये वर्ड अपने आप में कुछ उद्देश्य हैं। कि अगर ज्ञानात्मक की बात करें तो बच्चों को किस चीज का ज्ञान होगा? बच्चा परिभाषित कर सकेगा, पहचान सकेगा, नाम दे सकेगा, प्रत्याशुमन कर सकेगा, रेखांकित बता सकेगा, प्रत्यभिज्ञान, ये सारी चीजें आती हैं। तो अपनी गोल अध्याय में हमने कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य लिए हैं? नाम बताना, नाम, और दूसरा क्या हम लिया है? बताना। अब इसको प्रयोग कैसे हमने यहाँ पे किया है, आप इसको देखिए कि विद्यार्थी मेजर ध्यानचंद के विषय में बता सकेंगे। पहला उद्देश्य हमारा ज्ञानात्मक क्या है? बताना। आप भी जब वहां से उद्देश्य लें तो यहाँ पे रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें, ताकि टीचर को भी पता हो कि आपने कौन से उद्देश्य लिए। इसको अपने आप से नहीं लिखना, ठीक है, उस चार्ट से देख के लिखना है। दूसरा हमने क्या उद्देश्य लिया है कि विद्यार्थी भारत के राष्ट्र खेल का नाम बता सकेंगे। राष्ट्र खेल कौन सा है? हॉकी। तो उसका नाम बता सकेंगे। आप सबको तो पता है, लेकिन जो थोड़ा ना कि जो छोटे बच्चे उनको पता है, क्योंकि टीवी पे तो ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, कबड्डी देखते हैं, तो उनको ये लगता होगा कि क्या तक क्रिकेट ही हो। ठीक है, तो विद्या हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन से 2 लिए हैं? उस चार्ट से बताना और नाम। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद के बारे में बता सकेंगे, राष्ट्र खेल के नाम भी बता सकेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें हमने इसमें नाम लिया है और इसमें बताना लिया है। फिर बोधात्मक में हमने कौन कौन से उद्देश्य लिए हैं? वर्णन करना, और दूसरा हमने क्या लिया है? निर्णय लेना। ठीक है, विद्यार्थी मेजर ध्यानचंद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्णय ले सकेंगे कि किसी भी खेल में खेल भावना, ठीक है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए चार्ट में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग में 2 लिए, वर्णन करना और निर्णय लेना। आप व्याख्या भी ले सकते हैं, अर्थ निकालना भी ले सकते हैं। तो जब आप अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे और आप योजना बनाएंगे कि मैं बच्चों को कक्षा में जाके क्या बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने तो 2 वर्णन लिया है, निर्णय लिया, आप भी इनमें से जो भी आपको ठीक लगे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रयोगात्मक में, कि अध्याय से सीखी गई अच्छी बातों का प्रयोग विद्यार्थी अपने जीवन में करेंगे। विद्यार्थी गलत आदतों में परिवर्तन कर अच्छी आदतों को अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कौन से लिए हैं? प्रयोग और परिवर्तन। जो प्रयोग है, हिंदी के अलग अलग विषय हैं, आप पहला वाला तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रयोगात्मक में 2 लिए हैं, प्रयोग और परिवर्तन करना। इसको दिखा देता हूँ मैं, आपने प्रयोग और परिवर्तन करना। ठीक है, एप्लीकेशन प्रयोगात्मक। उसके बाद कौशलात्मक में हम ज्यादातर क्या लेते हैं? विकास करना। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रयोगात्मक में क्या होगा? विकास करना। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चों का, विद्यार्थियों के श्रवण, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति या लेखन कौशल का विकास होगा। तो आपको इसी तरीके से आपको लिखने हैं। जो भी आप उद्देश्य निर्धारित करें वो आपको कहाँ से करनी है? इस चार्ट में से, जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी का एक चार्ट है, इसमें से आपको लेनी है। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और स्किल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य हैं। इसमें से अगर हम देखें बोधात्मक में हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं वर्णन करना, निर्णय लेना, सारांश देना, वर्गीकरण, तुलना, अंतर। और नॉलेज में हम ज्यादातर नाम देना, बताना, ठीक है, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, इनका प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन में प्रयोग करना, परिवर्तन करना, चयन करना, उदाहरण देना, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और स्किल में अगर हिंदी भाषा की बात करें, निर्माण करना,
ठीक है, प्रयोग करना या विकास करना, ज्यादातर हम लेते हैं विकास करना, ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण सामग्री में मेजर ध्यानचंद का चित्र, ताकि बच्चों उनको देख के पहचान सके। और फिर हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं, तो देखिए हिंदी में जब हम गद्य शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो काफी सारी विधि है, ठीक है, लेकिन आज के इस अध्याय के हिसाब से मैंने व्याख्यान विधि ली है, वाचन ली है, प्रश्नोत्तर विधि ली है, चर्चा विधि ली है, ठीक है। तो वाचन में भी आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है, अनुक्रम वाचन जो है बच्चे करते हैं। तो इस तरह की जो विधि है, तो हम 3 विधियों का प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, वाचन और व्याख्यान, ठीक है। तो इन 3 विधियों को हमने लिया है। उसके बाद हम आते हैं पूर्व ज्ञान। बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में हमें जांच करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में जाते ही सीधा बच्चों को अध्याय पढ़ाने लगे, नहीं, पढ़ाने से पहले बच्चों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न करनी है। तो उसके लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं बच्चों को, कुछ एक्टिविटी, कुछ क्रिया करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, हम मैं सीधा अध्याय के बारे में नहीं, अध्याय के बारे में आपको बताना है उद्देश्य कथन में, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के बारे में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ बात कर सकते हो बच्चों से, ताकि अध्याय के बारे में बच्चों का एक जो पूर्व ज्ञान है वो पता चल सके, और बच्चों की भी अध्याय में रुचि उत्पन्न कर सके कि अच्छा आज तो खेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे, आपको कौन कौन से खेल पसंद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चे भी, अरे मुझे तो क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, फुटबॉल पसंद है, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि मुझे तो पतंग उड़ाना पसंद है। अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल है तो बच्चे कहेंगे अरे मुझे तो कंचा खेलना पसंद है, लट्टू खेलना पसंद है। बच्चे अपनी अपनी पसंद बता सकते हैं, ठीक है। घर के खेल, बाहर के खेल, कोई भी बच्चा बता सकता है। आप ये खेल कहाँ खेलते हैं, तो बच्चा बताएगा गली में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, छत पे खेलते हैं। फिर हम यही पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है। तो हो सकता है कुछ बच्चे कह दें कि भाई क्रिकेट है, क्योंकि ज्यादातर तो क्रिकेट ही देखते हैं। तो कुछ हॉकी भी कह सकते हैं, कबड्डी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और फिर हम आखिर में पूछेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि अच्छा हॉकी राष्ट्र खेल है हमारा, और हॉकी के किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए। तो देखिए बच्चों को क्रिकेट के बारे में तो खूब पता है, कबड्डी के बारे में पता है, लेकिन हॉकी के बारे में अगर हम स्कूल स्तर पर देखें तो बच्चों को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती जितनी क्रिकेट के बारे में होती। तो हो सकता है कि बच्चों को ना पता हो, ठीक है। तो यहां से हम अध्याय शुरू करेंगे कि आज का अध्याय है गोल, और गोल में हम जो भारत के जो सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद, उनकी बात करने वाले हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, क्योंकि इनके स्टिक में एक बार बॉल आ जाती थी तो जल्दी से कोई छीन नहीं पाता था। और आजकल हम हॉकी में बात करते हैं जहां पे जब 2 टीमें होती हैं तो 2-1, 3-1 इस तरह के स्कोर होते हैं। तो जब उनके टाइम में जब मेजर ध्यानचंद गोल करने लगते थे तो अंतर होता था 24-1, 20-1, इतना अंतर होता था, ठीक है। तो इस तरह से हम अध्याय के विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न करेंगे, ठीक है। फिर अध्याय को हम शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में किन किन चीजों का ध्यान देना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षण बिंदु की बात करें, जैसे सामाजिक अध्ययन में, सोशल साइंस में आप देखते हैं कि हर अध्याय में शिक्षण बिंदु अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु जो है वो बिल्कुल यही स्टेप है, यही चरण है, बिल्कुल यही रहेंगे। आप गद्य शिक्षण कोई भी पढ़ाओगे शुरुआत में आदर्श वाचन आएगा, ठीक है। आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है, फिर अनुकरण वाचन जो बच्चे करते हैं, मौन वाचन भी बच्चे करते हैं, शब्दार्थ मतलब कठिन शब्दों का अर्थ बताना, फिर विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में हम क्या करेंगे, अध्याय के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, बच्चों को बताएंगे, बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछेंगे, और अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य अध्याय में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, इस पे हम बात करेंगे। तो हिंदी गद्य की आप कोई भी पाठ्य योजना बनाएंगे तो आप यही 5 जो चरण है, ठीक है, चाहे हम आदर्श वाचन की बात करें, हम अनुकरण वाचन की बात करें, मौन वाचन की बात करें, शब्दार्थ की बात करें, विचार विश्लेषण की बात करें, यही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें
यहाँ पे हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु आपको पता चल गया, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएं, कक्षा में आप जो भी पढ़ाएंगे बताएंगे आप इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से विद्यार्थी क्रियाएं, आपकी कक्षाओं में बच्चों का जो भी उनका रिएक्शन होगा, उनके जो भी क्रियाएं होंगी आप उसको इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य या शिक्षण सामग्री, आप कोई शिक्षण सामग्री लाते हैं तो उसका मिनिएचर आप यहाँ पे लगाएंगे ताकि पता चले कि आपने इस अध्याय को पढ़ाया तो आपने कौन से टीचिंग एड इस्तेमाल किए। और श्यामपट्ट जो काम है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे जो भी आप लिखेंगे वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या लिखा है, तो उसके लिए आप क्या करना कि जैसे ब्लैक बोर्ड का कलर ब्लैक होता है, चौक वाइट होती है, या तो इस तरह से आप ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यहाँ पे पेस्ट करके उसमें आप ये लिख सकते हैं ताकि पता चल सके कि आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रम संख्या को हटा दें तो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण सामग्री, 4 बॉक्स होते हैं। देखिए बहुत कुछ मतलब अलग अलग कॉलेज में थोड़ा सा पाठ्य योजना में अंतर होता है। कई लोग क्या करते हैं कई जगह पे कि विद्यार्थी क्रियाओं के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, या तो विद्यार्थी क्रियाओं से पहले एक बॉक्स और बनाया जाता है शिक्षण विधियों का। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले लिखा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस आप देख लेना, अगर यहाँ पे लिखवाए तो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आदर्श वाचन की बात करते हैं। जब आप अध्याय को पढ़ाना शुरू करेंगे तो आदर्श वाचन जो है, आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। तो आदर्श वाचन में आप अध्याय के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। जैसे हम गोल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका उचित उच्चारण के साथ विद्यार्थियों को पाठ का परिचय देते हुए बताते हैं कि यह पाठ हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। वे हॉकी खेल से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही गोल रखा, क्योंकि हॉकी में जब बॉल हम नेट में डालते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ। 16 वर्ष की आयु में ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में शामिल हुए। इस रेजिमेंट का हॉकी खेल में बड़ा नाम था। शुरू में उनकी हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खेलना शुरू किया उनकी रुचि उसमें होती गई और उनके खेल में निखार आता गया। बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है, लोग इनके हॉकी खेलने के तरीके से इतने प्रभावित हुए कि इनको हॉकी का जादूगर कहने लगे, क्योंकि एक बार इनके हॉकी स्टिक में बॉल आ जाती थी तो फिर कोई जल्दी से ले नहीं पाता था। यह उपाधि उन्हें इसलिए भी मिली क्योंकि वे स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। वे हॉकी के अमर खिलाड़ी हैं। सन 1979 1979 में उन्हें ध्यानचंद मतलब उनका स्वर्गवास हो गया और उनका जन्मदिन जो है, ठीक है, वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में उनको भारत रत्न भी दिया और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न भी उनके नाम से दिया जाता है, ठीक है। और ध्यानचंद्र के जीवन का गुरु मंत्र क्या था, उन्होंने अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का गुरु मंत्र ये बताया कि आप कोई भी काम करो तो लगन होनी चाहिए, साधना, ठीक है, उसको साधना, साधना मतलब जैसे हम तपस्या की बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी से इतना लगाव था कि रात के समय भी वो प्रैक्टिस करते थे कि जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक लगातार कोशिश करते रहो। और खेल भावना, खेल भावना मतलब इस तरह से खेलो कि किसी से लड़ाई झगड़ा की इस तरह का नहीं, हमेशा मित्रता भाव से ही हमें खेल चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाते थे। तो मतलब इस तरह से आप हिंदी गद्य में कोई भी अध्याय आप शुरू करें तो सबसे पहले आप अध्याय के बारे में बच्चों को बताओगे। तो आदर्श वाचन सबसे पहले होता है, कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। अध्याय के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। बच्चों की क्रियाएं क्या होगी, बच्चा ध्यान से सुनेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो तो बच्चा उसका उत्तर भी देगा। उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन कौन करता है, तो कक्षा में अनुकरण वाचन जैसे आपको याद होगा हिंदी की कक्षा में शिक्षक बच्चों को खड़ा करते थे या उनसे कहते थे कि अच्छा आप इस अध्याय को पढ़ो, इतना हिसाब पढ़ो, फिर इतना हिसाब पढ़ो। क्यों आपसे पढ़वाते थे, ताकि हिंदी भाषा को आप सही तरीके से पढ़ सकें। अगर किसी तरह से पढ़ने में कोई समस्या है तो शिक्षक उसको दूर करने का प्रयास करता था। और साथ ही साथ जब आप पढ़ते थे तो शिक्षक आपको अध्याय के बारे में, ठीक है, अलग अलग पात्रों के बारे में, घटनाओं के बारे में बताते भी थे, समझाते भी थे। तो अनुकरण वाचन कौन करेगा, आप सब करेंगे। तो छात्र अध्यापक अध्यापिका उचित उच्चारण और आरोह अवरोह मतलब गति में जो उतार चढ़ाव आता है के साथ कक्षा में सभी विद्यार्थियों को से पाठ का अनुकरण वाचन करवाते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के पीछे पीछे पाठ का अनुकरण वाचन करते हैं। फिर मौन वाचन, मौन वाचन भी क्या है कि
शिक्षक जब आपको आदर्श वाचन दे देते हैं, अध्याय के बारे में बता देते हैं, आपसे अनुकरण करवा देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि ऐसा कुछ देर आप क्या करो, मन में पढ़ो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। फिर शब्दार्थ, जिसमें कठिन शब्द जो होते हैं उनका अर्थ बताया जाता है। और आखिर में विचार विश्लेषण होता है, मतलब अध्याय के बारे में चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है कि अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, हमें मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या क्या पता चला, उनके चरित्र के बारे में क्या पता चला, उनके जन्म के बारे में कि कब वो पैदा हुए, किस समय वो आर्मी में आए, ठीक है। शुरुआत में उनको हॉकी नहीं पसंद था, धीरे धीरे वो कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, और आगे चल के उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाने लगा। उन्होंने खेल भावना को इतना क्यों महत्व दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि ध्यानचंद्र की सफलता का रहस्य क्या था, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद्र स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। तो इस तरह से हमें विचार विश्लेषण करना है मेजर ध्यानचंद्र के बारे में, हॉकी के प्रति उनके लगाव के बारे में हमें बच्चों को बताना है, बातचीत करनी है, बच्चों से प्रश्न पूछना है, ताकि बच्चों को अच्छे से पता चल सके अध्याय के बारे में, ठीक है। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर अध्याय के विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं। फिर लास्ट में हम पुनरावृत्ति प्रश्न, ताकि हम फिर से एक बार बच्चों को अध्याय के बारे में क्या क्या पता चला ये जानने के लिए हम पुनरावृत्ति करते हैं। कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था, उनकी सफलता का रहस्य क्या है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट में गृह कार्य में हम थोड़ा सा आसान बच्चों को दे सकते हैं, आसान भी और बच्चा खुद से करके सीखे भी, कि अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्र को देखिए, और जो भी खेल अच्छा लगे उसके बारे में आपको एक लेखन, आपको अपनी जो पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका है, मतलब कॉपी है, नोटबुक है, उसमें आपको लिखना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हिंदी गद्य की पाठ्य योजना बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो 5 चरण है ना, ठीक है, जिसमें आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, शब्दार्थ, विचार विश्लेषण, कोई भी गद्य की बनाएंगे शिक्षण बिंदु यही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी शिक्षण की पाठ्य योजना बना सकते हैं।